नमस्कार, जोहार। आप लोग का अल्फा है, इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वन एवं पर्यावरण और पढ़ेंगे जैव विविधता। जैव विविधता करेंगे और पढ़ेंगे जंगल प्रबंध। जंगल प्रबंध, ठीक है। इसके तहत कितना क्वेश्चन आएगा? पर्यावरण, वन पर्यावरण और जंगल प्रबंध के तहत 5 दूनी 10 प्रश्न रहेगा, आने की 20 नंबर इससे रहेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। पहले वन एवं पर्यावरण से करते हैं। झारखंड का वन स्थिति रिपोर्ट से आरंभ करते हैं। 2019 में झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी हुआ है उसके तहत करते हैं। झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट जारी कौन किया? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये तो देहरादून में है, ठीक है। कौन जारी किया वन स्थिति रिपोर्ट को? तो पर्यावरण मंत्री जारी किया। कब? 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर 2020 को वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी किया गया था। कौन थे पर्यावरण मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर थे। प्रकाश जावड़ेकर थे पर्यावरण मंत्री। इन्होंने 30 दिसंबर को 2020 को वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी किया, ठीक है। आरंभ करते हैं, चलिए। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर हमारा झारखंड का है। लेकिन आप कहें कि किताब में देखते होंगे 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वन क्षेत्रफल कितना है? 23,611.41 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्रफल है झारखंड में। और झारखंड में वन क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 29.62%। पूछ देगा झारखंड में वन प्रतिशत, 29.62%। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में लगे पेड़ कितना है? 3.38। और वन क्षेत्रफल कितना है हमारा? 29.62। अगर दिनों जोड़ देंगे तो हमारा झारखंड में टोटल वन कितना है? 33%। टोटल झारखंड पूछ दे, झारखंड में टोटल वन कितना है? कुल वन निजी क्षेत्र को मिलाकर तो 33% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? 0.079 हेक्टर। कितना? 0.079 हेक्टर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है। उसके बाद है 2017 से 2019 में, इससे पहले जो वन स्थिति रिपोर्ट आया था 2017 में आया था। और वो केवा था? वो 15वां था। जो 2017 में जो आया वो 15वां था। और अभी जो 2019 आया है ये केवा है? ये 16वां वन स्थिति रिपोर्ट है। केवा है? 16वां वन स्थिति रिपोर्ट है। तो बोल रहा है 2017 से 19 के में वनों में कितना वृद्धि हुआ? 58.41 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है वन क्षेत्रफल वनों में। अब प्रतिशत में बोल देगा तो 2017 से 2019 में वनों में कितना वृद्धि हुआ? तो 0.25%, 0.25% की वृद्धि हुआ है। आइए देखते हैं। उसके बाद देश में झारखंड का स्थान कितना है वन क्षेत्र में? वन क्षेत्र में 18 राज्य, 18वां है, 18वां स्थान है, ठीक है। झारखंड 18वां राज्य है वन क्षेत्रफल में, नंबर में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, 3366.12 वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा। कितना जामताड़ा में? 100 है, 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना जामताड़ा में? 100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत में पूछ देगा, प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? तो लातेहार में 56.08% है। सर्वाधिक प्रतिशत पूछ देगा तो प्रतिशत में लातेहार, और क्षेत्रफल में तो पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी दोनों जामताड़ा है। जामताड़ा में कितना है? 5.56%। उसके बाद सबसे अधिक वृद्धि वाला जिला कौन है? जो जंगलों में 2017 से लेकर 2019 तक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ किस जिला में? तो वो चतरा में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 0% की वृद्धि, ना कोई बढ़ा है ना कुछ घटा है, तो रामगढ़ में है। वन क्षेत्रफल में कमी कहाँ कहाँ? 3 जिलों में वन क्षेत्रफल में कमी हुआ। कोडरमा, साहेबगंज और सिमडेगा में वन क्षेत्रफल में कमी हुआ है। यहाँ जंगलों में वृद्धि नहीं हुआ है बल्कि कमी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खुला वन क्षेत्रफल कितना है झारखंड में? 11,321.85 वर्ग किलोमीटर
खुला वन है और प्रतिशत में 14.20% खुला वन क्षेत्रफल है। ठीक है। अति सघन वन क्षेत्रफल कितना है झारखंड में? 2603.20 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2603.20 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में पूछ देगा तो 3.27% है अति सघन वन क्षेत्र। उसके बाद है समान सघन वन क्षेत्रफल। समान सघन वन क्षेत्रफल कितना है? 9687.36 वर्ग किलोमीटर। कितना? 9687.36 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में कितना है? 12.15%। समान सघन वन क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं झारखंड के वन के प्रकार। झारखंड में वन पर, ठीक है, झारखंड में कितने प्रकार के वन होते हैं? 2 प्रकार के वन होते हैं। पहला आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन में कौन कौन आते हैं देखते हैं। आर्द्र पतझड़ वन क्या है? आर्द्र पतझड़ वन मतलब जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वो आर्द्र पतझड़ वन में आएगा। ठीक है। आर्द्र मतलब गिल्ला, अधिक जहाँ पानी गिरेगा, 120 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पानी वर्षा होगा वो कहलाएगा क्या? आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है। झारखंड में इस वन की प्रतिशतता अधिक है। झारखंड में इस वन की प्रतिशतता अधिक है, यानी कि ये वाला झारखंड हो गया ना, ये वाला क्षेत्र, ये झारखंड मान लीजिए। ये वाला एकदम क्षेत्र जो है अधिकतर ये आर्द्र पतझड़ वन है। आर्द्र पतझड़ वन। ये वाला जो है वो शुष्क पतझड़ वन क्षेत्र में आता है। कौन कौन सा आता है देख लेंगे। पहला चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, गढ़वा तथा पलामू क्षेत्र सब क्या आता है? आर्द्र पतझड़ वन में आता है। प्रमुख वृक्ष कौन कौन सा है इसमें? साल, सखुआ, सरेफूल, महुआ, जामुन, कुसुम, करन, सेमल, ये सब इत्यादि इसमें प्रमुख वृक्ष हैं। उसके बाद है शुष्क पतझड़ वन। शुष्क में कौन कौन क्या बोलता है? शुष्क बोलता है जहाँ 120 सेंटीमीटर औसत से कम वर्षा होता है। जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, औसत से कम वर्षा होता है, वहाँ कहाँ होगा? शुष्क पतझड़ वन होगा। ठीक है। वन का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है? इस वन का विस्तार कहाँ कहाँ है? उत्तरी गढ़वा। कहाँ? उत्तरी गढ़वा। गढ़वा क्षेत्र में सुखाड़ ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। उत्तरी गढ़वा, दक्षिणी पलामू, दक्षिणी चतरा। ठीक है। दक्षिणी चतरा मतलब कौन वाला? बचरा वाला क्षेत्र, टंडवा बचरा क्षेत्र जो है वो। उसके बाद उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा, उत्तरी कोडरमा, उत्तरी कोडरमा, उत्तरी गिरिडीह, सब उत्तरी देख रहे हैं। उत्तरी हजारीबाग, उत्तरी कोडरमा, उत्तरी गिरिडीह। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं उत्तरी गढ़वा, लेकिन यहाँ का है दक्षिणी पलामू है और दक्षिणी चतरा है। दक्षिणी पलामू और दक्षिणी चतरा ये दोनों है। बाकी गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह उत्तरी क्षेत्र में होता है। उसके बाद कौन है? देवघर जिला। देवघर जिला में भी है। देवघर जिला राजमहल के पश्चिमी ढाल। राजमहल का कौन सा? पश्चिमी ढाल क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र है। राजमहल का जो पश्चिमी ढाल है वो शुष्क क्षेत्र है। इसमें कौन कौन वृक्ष है, पौधे पेड़ है? शीशम, खैर, पलास, बांस इत्यादि सब क्या है इसमें? प्रमुख वृक्ष है। और भी है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन। झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन, ठीक है, कहाँ है? कोल्हान वन है। कौन है? झारखंड का जो सबसे बड़ा संरक्षित वन है वो है कोल्हान वन। कहाँ कोल्हान वन है? ये पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र वाला जो है ना, पश्चिमी सिंहभूम, दक्षिणी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, वो कोल्हान क्षेत्र कहलाता है। यानी पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा कोल्हान क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो संरक्षित वन, सबसे बड़ा संरक्षित वन कौन है? कोल्हान वन है। उसके बाद पोरहाट संरक्षित है। पोरहाट संरक्षित वन है। कौन? पहला कोल्हान, दूसरा पोरहाट संरक्षित, दूसरा, ठीक है, संरक्षित वन है। पहला कोल्हान और दूसरा पोरहाट झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। नेक्स्ट है संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ कहाँ है? संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ कहाँ है? संरक्षित वन कहाँ कहाँ है? तो पहला हजारीबाग में है, दूसरा गढ़वा में है, तीसरा पलामू, चौथा है रांची और पांचवा लातेहार। तो कहाँ का है संरक्षित वन? हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, रांची, लातेहार। देख लिए संरक्षित वन कहाँ पर याद कर लीजिए। हजारीबाग, गढ़वा, पलामू,
रांची और लातेहार में संरक्षित वन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन कहाँ है? सर्वाधिक अवर्गीकृत वन साहिबगंज में है। वो जगह सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहाँ है? तो साहिबगंज में है। और पश्चिमी सिंहभूम में है, हजारीबाग में है। पश्चिमी सिंहभूम में हजारीबाग है, साहिबगंज। पश्चिमी सिंहभूम में क्या है? सर्वाधिक वन है। अवर्गीकृत वन होने की वजह से यहाँ पे सर्वाधिक वन है। ठीक है। उसके बाद है भारत में प्रथम वन नीति। भारत में प्रथम वन नीति कब आया? 1952 में आया था। ठीक है। भारत का प्रथम वन नीति कब बना था? तो 1952 में। 1988 के वन नीति के अनुसार क्या बताओ? 1988 के वन नीति के अनुसार पर्यावरण अनुकूल के लिए संपूर्ण भूमि, मतलब संपूर्ण भूमि का 1/3 मतलब 33% भूमि पर वन आवश्यक है। जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये संपूर्ण भूमि झारखंड मान लीजिए ये है, ये पूरा झारखंड का क्षेत्रफल का 1/3 या 33% पर जंगल होना आवश्यक है। कौन सा? 1988 के वन नीति के अनुसार पूरा भारत में होना चाहिए 33%, या राज्य में प्रति राज्य 33% वन होना अनिवार्य है। ठीक है। तो इसी के तहत है। झारखंड में भी वन टोटल वन बोल देगा झारखंड में कुल वन कितना है? तो झारखंड में कुल वन अभी 33% है। निजी वन को मिलाकर कुल वन 33% है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम 1882 में क्या? झारखंड में सर्वप्रथम 1882 में वन प्रबंधन के लिए एक विशेष समिति कार्य योजना लागू की गई थी तथा यह कार्य योजना JF हैबिट द्वारा तैयार किया गया था। क्या बोल रहा है? झारखंड में 1882 में कब? 1882 में वन प्रबंधन के लिए एक विशेष समिति का एक क्या बोलता है? एक विशेष कार्य योजना लागू किया गया था। 1882 में वन प्रबंधन के लिए, जंगल के प्रबंधन के लिए, सुरक्षा के लिए एक विशेष कार्य योजना लागू किया गया था तथा इस कार्य योजना का कौन किया था? JF हैबिट द्वारा तैयार किया गया था। तो इस प्रबंधन को कौन लागू किया था? JF हैबिट द्वारा लागू किया गया था। वन प्रबंधन के लिए एक विशेष कार्य योजना जो तैयार किया गया था, JF हैबिट द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? 1909 में बंगाल के प्रांतीय सरकार वनों की सुरक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। क्या हुआ था? 1909 में बंगाल के प्रांतीय सरकार द्वारा, बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए, जंगल को सुरक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित किया था। क्या कहता है? एक विशेष समिति का गठन किया गया था तथा वन सुरक्षा निगरानी समिति किया गया था तथा इसके लिए क्या किया था? वन सुरक्षा निगरानी समिति का गठन किया गया PH गिल की अध्यक्षता में। क्या बोला? देखें, 1909 में बंगाल के प्रांतीय सरकार द्वारा वन सुरक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित किया गया था। और कौन समिति था? वन सुरक्षा निगरानी समिति। वो समिति का नाम था वन सुरक्षा निगरानी समिति और इसका जो अध्यक्ष थे वो PH गिल थे। कौन थे? PH गिल इसका अध्यक्ष थे। वन सुरक्षा निगरानी समिति कब बना था? 1909 में। क्यों बनाया था? तो बंगाल के प्रांतीय सरकार बनाया था। आगे बढ़ते हैं। वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राज्य को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। क्या बोलता है? वन प्रबंधन की दृष्टि से राज्य को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। वन कितने विभाजन किया गया है? 11 प्रादेशिक वन प्रमंडल में, 31 प्रादेशिक वन प्रमंडल में, 10 सामाजिक वानिकी एवं वन प्रमंडल और 4 खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल में। टोटल कितना हो गया? जोड़ लीजिए। 31 और 4 35 और 10 45। 45 प्रमंडल में बांटा गया है। वन प्रबंधन के लिए झारखंड को 45 प्रमंडलों में बांटा गया है। उसमें से 30 क्या है? 31 प्रादेशिक वन प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी वन प्रमंडल, 4 खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण। झारखंड के वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण कौन करता है? इसका वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है। जो झारखंड के वन है इसका प्रबंधन
और संरक्षण कौन करता है? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है। झारखंड के जितना वन है उनका सुरक्षा वगैरह जो भी करता है वो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनों के प्रबंधन, संवर्धन, संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य संरक्षक उत्तरदायी होते हैं। क्या बोल रहा है? वनों के, जंगलों के प्रबंधन, संवर्धन, संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य संरक्षक उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए, क्या बोलता है? वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वानिकी कॉलेज में क्या किया? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी कॉलेज में वानिकी संकाय स्थापित किया गया। एक संस्था, एक विभाग के रूप में वानिकी एक विभाग स्थापित किया गया है। ठीक है, वानिकी विभाग ही स्थापित कर दिया गया है वानिकी कॉलेज में। कौन वानिकी कॉलेज? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी कॉलेज में वानिकी संकाय ही स्थापित कर दिया गया। किसके लिए? वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए। जंगलों को कैसे प्रबंधन करना है, कैसे सुरक्षा करना है, उसका ट्रेनिंग के लिए क्या किया गया है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एक वानिकी कॉलेज है, उसकी वानिकी संकाय का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2015 में क्या किया है? 2015 में मुख्यमंत्री जनवन योजना लागू किया गया था झारखंड में। और जनवन योजना झारखंड में पहली बार झारखंड में पूरा भारत में लागू किया गया था। ठीक है, अरे 6ठा जेपीसी में भी पूछा था, 6 जेपीसी में भी पूछा था झारखंड जनवन योजना के बारे में। ठीक है, यह आरंभ किया गया तथा इसके माध्यम से निजी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। झारखंड में मुख्यमंत्री जनवन योजना के माध्यम से क्या क्या आता है? निजी क्षेत्रों में पेड़ पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके लिए क्या करता है झारखंड सरकार? अनुदान भी देता है। जितना पेड़ पौधा लगाने में आपका खर्चा होगा ना, उसका 50% पैसा वापस देगा आपको झारखंड सरकार। क्या क्या इस योजना के तहत? इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि पर 1 एकड़ से 50 एकड़ तक के क्षेत्र में वृक्षारोपण को संचालित कर सकता है। बोलता है आप 1 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक अपने भूमि पर, अपने ज़मीन पर आप पेड़ पौधा लगाइएगा तो आपको हम 50% पैसा जितना खर्चा होगा उसको वापस कर देंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो देखते हैं। पहला, कुल व्यय का कितना प्रतिशत वापस करेगा? 50% सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा, यानी कि सब्सिडी दे देगा, वापस कर देगा। क्या बोलता है? इस योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ न्यूनतम पौधा की संख्या निम्नलिखित है, निर्धारित किया गया है। कौन पौधा लगाएंगे हम, 1 एकड़ में कौन कौन पौधा होना चाहिए वो तय किया गया है। तो देखिए कौन कौन पौधा लगा सकते हैं हम। पहला, 1 एकड़ में कितना लगाएंगे? काष्ठ प्रजाति के वृक्ष कितना? 445। अब फलदार वृक्ष कितना? 160। काष्ठ प्रजाति मतलब जिसका लकड़ी बनेगा, फर्नीचर बनेगा, वो काष्ठ प्रजाति। और फलदार 160 लगाएंगे। टोटल कितना वृक्ष लगाएंगे हम? 605 वृक्ष लगाएंगे हम टोटल। फलदार 160 और काष्ठ 445 मिला के टोटल कितना हुआ? 605। इतना लगाएंगे तो जितना खर्चा होगा इस पर उसका 50% पैसा सरकार वापस कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2015 को झारखंड सरकार द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया गया था। इको टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया गया था कब? 11 अक्टूबर 2015 को झारखंड सरकार द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया गया था। अभी इको टूरिज्म पॉलिसी आरंभ हुआ है झारखंड में। कहाँ से हुआ है पता है? नेतरहाट से हुआ है। नेतरहाट से इको टूरिज्म पॉलिसी आरंभ हुआ है। ठीक है, इको टूरिज्म पॉलिसी क्या है उद्देश्य? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचाए बगैर पर्यटन को बढ़ावा देना। होता है कि जंगल को आपको नष्ट किए बगैर आपको क्या बोलते हैं? पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यावरण
पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचाए नष्ट किए बगैर आपको पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, जितना पर्यटन के क्षेत्र में आपको बढ़ावा देना दीजिए, लेकिन पेड़ पौधा को नहीं काटना है। यही है इको टूरिज्म पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। EEFT प्रोग्राम क्या है? EEFT प्रोग्राम इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म प्रोग्राम क्या है? इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म प्रोग्राम। झारखंड में पथ तट रोपण सह शहरी वानिकी योजना को लागू किया गया है। क्या बोल रहा है? झारखंड में पथ तट रोपण एवं सह शहरी वानिकी योजना को लागू किया गया। पथ तट रोपण मतलब ये रोड है आपका, ये आपका रोड हो गया, ये जंगल में देख रहे हैं ना, इस साइड में रोड के साइड में सब में पेड़ पौधा लगाना है, यही पथ तट रोपण है। और ये NH33 देख रहे हैं, ये NH33 और ये बीच में क्या डिवाइडर, ये NH33 में जो डिवाइडर में पेड़ पौधा लगाया हुआ ना, ये इसी के तहत लगाया हुआ है। आगे देखते हैं लागू किया। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण एवं पौधारोपण का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है? सड़क के डिवाइडर के भाग में, डिवाइडर के बीच वाला बोले, ये बीच वाला डिवाइडर है, ये सड़क हो गया, ये बीच वाला भाग में आपको लगाना है। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क के किनारे, ये शहरी क्षेत्र है, ये रोड हो गया आपका, इधर आपको पेड़ पौधा लगाना है। ठीक है, अब आप लोग रोड में देखते होंगे पेड़ पौधा साइड में। उसके बाद स्कूल कॉलेज तथा अन्य शिक्षण परिषदों में, स्कूल कॉलेज देख लीजिए, रांची कॉलेज पूरा देख लीजिए, मोरहाबादी में जो जितना पेड़ पौधा लगाया हुआ है तो कौन लगाया है? रांची कॉलेज लगाया है। ठीक है, इसी के तहत। उसके बाद है सरकारी कार्यालयों के परिषद में, जितना सरकारी कार्यालय है उसका सारा परिषद में इसी योजना के तहत पेड़ पौधा लगाया है। फिर पहाड़ी अथवा पठारी उच्च भूभाग, पहाड़ी अथवा पठारी उच्च भूभाग क्षेत्र में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? झारखंड में राष्ट्रीय वनीकरण योजना लागू है। झारखंड में राष्ट्रीय वनीकरण योजना लागू है तथा इस योजना के अंतर्गत 18 वन विकास अधिकरण का गठन किया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण राशि केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दी जाती है। क्या बोलता है? झारखंड में कौन सा योजना लागू है? झारखंड राष्ट्रीय वनीकरण योजना लागू है झारखंड में। क्या बोलता है? इस योजना के अंतर्गत 18 वन विकास अधिकरण, कितना? 18 वन विकास अधिकरण का गठन किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत जितना खर्चा होता है सारा पैसा केंद्र सरकार देता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है झारखंड में वन अभिलेख एवं, क्या बोलता है? झारखंड में वन अभिलेख एवं वन सीमाओं का डिजिटलाइजेशन की योजना बनाई गई है तथा इसके लिए वन सीमा स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है, किया गया है। झारखंड में वन अभिलेख रिकॉर्ड करने कितना जंगल है उसके लिए वन सीमा जितना है उसका क्या करेगा? डिजिटलाइजेशन करेगा। ठीक है, डिजिटल रूप से कर दिया जाएगा, झारखंड रिकॉर्डेड कर दिया जाएगा कितना झारखंड में वन है, योजना बनाई गई है। ठीक है, तो इसके लिए वन सीमा स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है, किया जा चुका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में पार्कों के प्रबंधन एवं विकास के लिए झार पार्क का गठन किया गया। शहरी क्षेत्र में जितना पार्क है उसका प्रबंधन कौन करता है, देखभाल कौन करता है? झार पार्क करता है। जैसे रांची का ऑक्सीजन पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, दादा दादी पार्क, सिद्धू कानू पार्क हो गया। हजारीबाग में कौन सा पार्क है? निर्मल महतो पार्क। उस सबका देखभाल कौन करेगा? ये झार पार्क ही करेगा। आगे है बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए शीतल पौधों के उत्पादन पर बल दिया गया है तथा इस वृक्ष का उपयोग रस्सी निर्माण के लिए किया जाएगा। जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए क्या किया जाएगा? उस पर बंजर भूमि पर शीतल पौधा लगा दिया जाएगा और जब शीतल पौधा तैयार हो जाएगा उससे क्या किया जाएगा? वृक्ष पर से रस्सी निर्माण किया जाएगा। उस पर, किस पर? बंजर भूमि पर क्या लगाया जाएगा? शीतल पौधा लगाया जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका वृक्ष से क्या किया जाएगा? रस्सी निर्माण किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए सरल शर्तों पर वन पट्टा कार्यक्रम लागू किया गया है।
तथा इसके लिए PMIS NMIS नामक एप्लीकेशन निर्मित किया गया है। क्या बोला है? वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए, वन विभाग द्वारा पेड़ पौधा लगाने के लिए सरल शर्तों पर एक वन पट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, जनता को दिया जा रहा है, पट्टा दे देगा, लीज पर दे देगा। अब सरल शर्त रहेगा, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं रहेगा, जटिला नहीं रहेगा। इसके लिए क्या क्या है? दो एप्लीकेशन तैयार किया गया। क्या है? PMIS और NMIS एप्लीकेशन निर्मित किया गया है, इसको हम लोग ऐप कहते हैं। क्या है PMIS और NMIS? देखते हैं। PMIS प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, PMIS। और दूसरा है NMIS। क्या है? नर्सरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नर्सरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म नीति के तहत अभी नेतरहाट से आरंभ किया जा रहा है। इको टूरिज्म नीति कहाँ से आरंभ किया जा रहा है? नेतरहाट से आरंभ किया जा रहा है। इको टूरिज्म नीति नेतरहाट से आरंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में निम्नलिखित क्षेत्रों को विकसित करने पर बल दिया गया। कौन कौन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा इको टूरिज्म नीति के तहत? तो देखिए कौन कौन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। हाउसिंग पार्क साहेबगंज, कौन सा? हाउसिंग पार्क साहेबगंज को विकसित किया जाएगा इको टूरिज्म नीति के तहत। दूसरा, पारसनाथ की पहाड़ी जो है, पारसनाथ गिरिडीह, कन्हरी पर्वत, हजारीबाग कन्हरी पर्वत है ना, DAV स्कूल के पास। त्रिकुट पर्वत, देवघर का त्रिकुट पर्वत। तिलैया डैम, कोडरमा। नेतरहाट क्षेत्र, लातेहार। नेतरहाट से ही आरंभ हो गया है इको टूरिज्म पॉलिसी नीति, आरंभ हुआ है। कहाँ से? नेतरहाट से। नेतरहाट क्षेत्र, तिलैया, त्रिकुट, कन्हरी, पारसनाथ और हाउसिंग पार्क, यहाँ से क्या किया जा रहा है? इको टूरिज्म पॉलिसी का नीति का पर बल दिया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और कौन सा है? और एक इसमें भी है, दलमा अभ्यारण्य है जमशेदपुर, और टाइगर प्रोजेक्ट पलामू। टाइगर प्रोजेक्ट, वो इतना टाइगर प्रोजेक्ट जो कहाँ है? सब बोलते हैं पलामू में है, पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य पलामू में नहीं है, पलामू अभ्यारण्य लातेहार में है, याद रखिएगा। पलामू अभ्यारण्य लातेहार में ही है। लातेहार में कौन कौन सा है? पलामू हो गया, और भेड़ियर अभ्यारण्य, महुआ टाउन भेड़िया अभ्यारण्य वो भी है, वहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। 2016 से मनरेगा के अंतर्गत डोभा निर्माण का आरंभ किया गया है। इससे पहले डोभा बांधा था तो मशीनीकरण से JCB होता था। अब 2016 से क्या होगा? जो डोभा निर्माण होगा वो मजदूर से होगा, लेबर से निर्माण किया जाएगा। लेकिन क्या करते हैं लोग? लेबर कार्ड ले लेते हैं मजदूर का और दे देते हैं, और मशीन से काम कर, JCB से जो डोभा कोड़वा के आधा पैसा मजदूर के देते हैं और आधा पैसा अपना खाते हैं। ठीक है, जो डोभा बनेगा कितना कितना बनेगा? डोभा 20 गुने 20 गुने 10 का बनेगा, और 30 गुने 30 गुने 10 का बनेगा। ठीक है, 20 गुने 20 गुने ये हो गया, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, और 10 गड्ढा गहराई। ठीक, आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लाह उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित जिला का चयन किया गया है। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में लाह उत्पादन करने के लिए क्या किया गया है? निम्नलिखित जिला को चयन किया गया। कौन कौन जिला को किया गया है चयन लाह उत्पादन करने के लिए? लाह उत्पादन वृद्धि करने के लिए, क्या लाह उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वो जिलों का चयन किया गया। कौन कौन सा जिला है? रांची, खुट्टी, खुट्टी में सबसे अधिक लाह उत्पादन होता है। ठीक है, रांची, खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पलामू, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गढ़वा, सरायकेला, ये सबको क्या किया गया है? लाह उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चयन किया गया है, इसको विकसित किया जा रहा है। ये लोगों को कौन कौन लाह उत्पादन में किस में वृद्धि किया जा रहा है? रांची, खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पलामू, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गढ़वा और सरायकेला में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड में क्या बोल रहा है? झारखंड में गिद्धों का विलुप्तीकरण एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। झारखंड से गिद्ध अधिकतर विलुप्त हो गए हैं और इसका क्या है? एक पर्यावरणीय समस्या है।
और क्यों विलुप्त हो गए हैं? एक इसका कारण है डाइक्लोफोनेट नामक एक पशु दवा है। क्या है? डाइक्लोफोनेट। डाइक्लोफोनेट एक दवा है। और दवा से कैसे गिद्ध मरते हैं? जैसे हम लोग सब्जियों में डालते हैं ना, छिड़कते हैं, उसे चूहा लोग खाता है। अब कुछ भी खाता है, चूहा लोगों का फेंक देते हैं, आता है गिद्ध वगैरह उठा के खा जाता है और मर जाता है उससे। उसमें क्या कि विषैला तत्व रहता है। यूपीएससी में पूछा था क्या कारण है गिद्धों के मरने का कारण, विलुप्ति का कारण, तो यही है डाइक्लोफोनेट। ठीक है। झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। कौन कौन सा झारखंड में गिद्धों की प्रजातियाँ पाई जाती है और कौन सा प्रजाति समाप्त हो गई वो भी देखते हैं। जिप्स बेंगलियूसिस कौन है? जिप्स बेंगलियूसिस, ये झारखंड में कम है। ठीक है। उसके बाद है जिप्स इंडिक्स, ये हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है। जिप्स इंडिक्स जो है हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है और जिप्स बेंगलियूसिस है वो कम है। दूसरा है इजिप्शियन, ये तो विलुप्ति हो गया है। नियोफ्रॉन पर्सिनोसिस, क्या है? नियोफ्रॉन पर्सिनोसिस एक और है, ये भी है, लेकिन इजिप्शियन जो है वो विलुप्त हो गया है। जिप्स इंडिक्स, जिप्स बेंगलियूसिस और नियोफ्रॉन पर्सिनोसिस, ये 3 है। इजिप्शियन विलुप्त हो गया है। ये कौन बोला है? किसके अनुसार इतना है? वन संरक्षक कौन है? वन संरक्षक शशि नंद कुलियार के अनुसार, शशि नंद कुलियार के अनुसार बताया है 3 है प्रजाति, उसमें से तो इजिप्शियन समाप्त हो गया है। ठीक है। 1980 के पश्चात क्या बोलता है? 1980 के पश्चात गिद्धों की संख्या में 97% की कमी आई है। जो गिद्धों में समस्या जो आया है 1980 के बाद ही आया है, जो कमी हुआ है। गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? न्यू ह्यूमन फाउंडेशन। न्यू ह्यूमन फाउंडेशन जो हजारीबाग का है वो गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। गिद्धों को संरक्षण करने की कोशिश कर रहा है कौन? न्यू ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। पिंजौर कहाँ? राजस्थान के पिंजौर में गिद्ध प्रजनन केंद्र है, राजस्थान। ठीक है। राजस्थान के पिंजौर में गिद्ध प्रजनन केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। गिद्ध को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। क्या बोला? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में जिस जीव जंतुओं को शामिल कर लिया जाता है, अगर आप उसको मारते हैं तो क्या कहते हैं? सूचीबद्ध किया। अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो ये दंडनीय अपराध है। मतलब गिद्ध को भी शामिल कर लिया गया है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, उसके अनुसूची 1 में। और जिस अनुसूची 1 में जिसको जीव जंतु को शामिल किया गया है, अगर आप उसको मारते हैं तो क्या है? ये दंडनीय अपराध है। सलमान खान को सज़ा इसी के तहत हो रहा था, जो कि अभी तक बच गया है। काला हिरण को मारा था ना सलमान खान, आपको क्या क्या सज़ा मिलेगा आपको अगर मारिएगा तो? नहीं देखते हैं गाँव तरफ अभी भी हिरण को मार देता है लोग तो पुलिस आकर पकड़ के ले जाता है। वो इसी के तहत ले जाता है। किसके तहत? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही पकड़ के ले जाया जाता है पुलिस द्वारा, फॉरेस्ट द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सज़ा क्या मिलेगा? अर्थदंड। अधिकतम कितना मिलेगा? 25,000 आपको देना पड़ेगा, या कारावास 3 से 7 साल आपको कारावास होगा, जेल होगा, या दोनों होगा। अगर आप किसी हिरन वगैरह कुछ भी मारते हैं जंगली जानवर को, सलमान खान कैसे मारा था, सलमान खान तो बच गया पैसा के बल पर, और दंड कितना? 25,000 देना पड़ेगा। 3 से 7 साल आपको सज़ा होगा, जेल होगा, या दोनों होगा। 25,000 देना पड़ेगा और 3 से 7 साल आपको जेल भी जाना पड़ेगा अगर आप जंगली जानवर को मारिएगा तो। आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं जैव विविधता। जैव विविधता के मामले में झारखंड क्या एक समृद्ध राज्य है। ठीक है। झारखंड में बहुत जैव विविधता है। कहाँ कहाँ जैव विविधता है? झारखंड में सदाबहार के पौधे भारी मात्रा में पाए जाते हैं। सदाबहार के पौधे देखते हैं ना, लाल लाल सफ़ेद रंग के छोटे छोटे, जहाँ तहाँ उगा हुआ रहता है, वही सदाबहार के पौधे। ठीक है। उसके बाद है
उसके बाद है कैंथ्रेथस रोसियस। क्या? कैंथ्रेथस रोसियस, ये बोटनिकल नाम है, ठीक है, किसका? सदाबहार के पौधे का बोटनिकल नाम क्या है? कैंथ्रेथस रोसियस, ठीक है। ये क्या करता है कैंथ्रेथस रोसियस सदाबहार का पौधा? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को विघटित कर दे की क्षमता रखता है। क्या करता है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को विघटित करने की क्षमता रखता है, यानी कि विघटित कर देता है। सदाबहार के जो पौधा होता है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को विघटित कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। इसका बोटनिकल नाम क्या है? कैंथ्रेथस रोसियस। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जैव विविधता कहाँ कहाँ है? झारखंड में जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है। कहाँ कहाँ जैव विविधता क्षेत्र है? पिठोरिया घाटी, रांची से पतरातू घूमने जाते हैं ना, जो पिठोरिया घाटी है वही। नेतरहाट की पहाड़ी, लातेहार में नेतरहाट। सरंडा जंगल कहाँ है? पूछता अधिकतर एग्जाम में पूछता सरंडा का जंगल कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में पारसनाथ। पारसनाथ की ऊंचाई कितना है? पूछता अधिकतर परीक्षा में, चौथा में भी पूछा है, पाँचवा में भी पूछा है, 1365, ठीक है। पारसनाथ की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी। दलमा हिल, पारसनाथ की पहाड़ी, सरंडा जंगल, नेतरहाट की घाटी, पिठोरिया घाटी, ये सब के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है राइजोपस एराजस। क्या है? राइजोपस एराजस एक कवक है। राइजोपस एराजस एक कवक है। क्या करता है? यूरेनियम और थोरियम के विषैले तत्वों को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अपने अंदर सोख लेता है। राइजोपस एराजस जो है एक कवक है, ये यूरेनियम और थोरियम के जो विषैले तत्व है उसको सोख लेता है अपने अंदर। उसके बाद है झारखंड के औद्योगिक अपशिष्ट। क्या है? झारखंड में जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं उसका शमन कौन करता है? सूक्ष्म कीटों एवं बैक्टीरिया के माध्यम से किया जा सकता है। जितना झारखंड में औद्योगिक देखते हैं ना, औद्योगिक अपशिष्ट, उसका शमन, उसका खात्मा कौन कर सकता है? सूक्ष्म कीटों के एवं बैक्टीरिया के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय झारखंड।